पेरेंट्स की मैंने जमीन बेचा है, मैंने खेत बेचा है, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ। अब बच्चा जब देखता है इतना सिलेबस, लेकिन सुसाइड का कारण सिर्फ प्रेशर ऑफ स्टडीज नहीं होता। ये बहुत बड़ा मिथ है मैम, जो इस देश की हजारों लाखों यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ने मिलकर बनाया कि बीबीए और बीसी के बाद जॉब नहीं लग सकती। पेरेंट्स का एक बोझ रहता है ना कि तुम्हें ये करना है, और हजारों लाखों स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, गार्जियन की, दादी की, नानी की, मामा की यही सोच है। ये तो मेरी भी सोच है कि बिल्कुल मैम, सिंपल बच्चा ये नहीं सोचता चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हुआ कुछ और देखेंगे। उनको लगता है बस यही है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। इस बार 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया जैसे ही। सबसे ज्यादा वो स्किल्स ले सकता था, प्राइम टाइम था, उस टाइम पर सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ने उनको डिग्री दी। आप जो माइनिंग की बात कर रहे हैं सर, ये तो एआई भी कर देगा। अब तो मुझे लगता है ये जो कोडिंग एंड ये सब जो सीखना है वो सीखने की जरूरत है क्या? वो तो एआई तुरंत फट से कर देता है। और जो कॉलेजेस हैं, जो फैसिलिटेटर हैं, वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं रहे। उनका दिमाग सिर्फ इस चीज़ में है कि हम कंप्यूटर साइंस में एनरोल कर लें स्टूडेंट को, कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए चार्ज करें और 10-15 हज़ार स्टूडेंट के ऊपर खर्च करें, 20,000 रुपये खर्च करें, 50,000 रुपये खर्च करें, बाकी 50,000 रुपये मेरी जेब में। 12th के एग्जाम खत्म होते ही और रिजल्ट निकलते ही बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स का क्वेरीज आना शुरू हो जाता है। 12th के बाद क्या करे कि फटाफट कोई नौकरी मिले, क्या करे कि लाइफ सेट हो जाए। तो इसके डिस्कशन के लिए आज मैं हूं नीतू सिंह और मेरे साथ रिनाउंड करियर कोच और एडमिशंस के डायरेक्टर जो हैं गेटवे के, वो हैं डॉक्टर मोहित बंसल। तो डॉक्टर मोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम फॉर द इनविटेशन। और ये रिनाउंड करियर कोच है जो आपको पूरा कंप्लीट गाइडेंस देंगे कि किस तरह से आपके बच्चे के करियर को हम सेट कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोग जैसे बच्चों की तैयारी करवाते हैं, जब वो 12th पास करके हमारे पास आते हैं जी, तो हम सीधा उनका एडमिशन लेते हैं केडी कैंपस में जी, और उनके तैयारी शुरुआत करवाते हैं कि ठीक है 12th के बाद आप CHSL दे सकते हो, जिसमें हायर सेकेंडरी जो है उसके एग्जाम्स होते हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन 12th होता है और उसमें वो क्लर्क बन सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। 3 साल के बाद जब वो ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, जैसे हम यहाँ पे उनका एडमिशन अपने पास से ही किसी ऐसे यूनिवर्सिटी में करा देते हैं जहाँ पे वो कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन करते रहते हैं, साथ में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी होती है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन 3 साल करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट, हमारे साथ भी तैयारी एकदम मजबूत हो गया। उसके बाद वो देते हैं CGL जो ग्रेजुएट लेवल का होता है, और उसके बाद वो GST इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसके आप CBI में सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, ये सब बनने लगते हैं। तो हम तो गवर्नमेंट जॉब में उनको एकदम कंफर्म्ड कहते हैं कि भाई तैयारी करो, एक बार सक्सेसफुल हो गए तो लाइफ सेट है। आप क्या मानते हैं कि जैसे आप गेटवे में कराते हैं BBA BCA, तो सर मैं तो ये मानती हूँ जैसे BBA BCA के बाद फिर तो MBA MCA करना पड़ेगा, उसके बाद हुई लाइफ सेट हो सकती है, कुछ हो सकता है। ये बहुत बड़ा मिथ है मैम, जो इस देश की हजारों लाखों यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ने मिलकर बनाया कि BBA और BC के बाद जॉब नहीं लग सकती, BBA के बाद MBA तो करना ही करना पड़ेगा, BC के बाद MCA करना ही करना पड़ेगा। हजारों लाखों स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, गार्जियन की, दादी की, नानी की, मामा की यही सोच है कि BBA के बाद MBA तो करना पड़ेगा। मेरे पास ये तो मेरी भी सोच है कि BBA के बाद क्या नौकरी, तो सिंपल ग्रेजुएशन है सर। यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, और जैसे लाखों लोगों की सोच है वैसी ये सोच है, और इस सोच को बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का है, ताकि वो MBA में एडमिशन ले सके। एक रीज़न ये भी है ताकि उनको BBA और BCA में स्किल्स ना देनी पड़े। मैं कहता हूँ कि 12th के बाद स्टूडेंट ने 3 साल लगाए, 3 साल अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लगाए, जब उसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी थी, सबसे ज़्यादा वो स्किल्स ले सकता था, प्राइम टाइम था। उस टाइम पर सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ने उनको डिग्री दी, उनको हर सेमेस्टर में 5 या 6 सब्जेक्ट रटवाए, जो सिलेबस 15-20 साल से चेंज नहीं हुआ था। उनको आज के टाइम की इंडस्ट्रियल स्किल्स नहीं दी जो देनी ज़रूरी थी, और इंडस्ट्री के लिए जब वो जाते हैं तो उनका रिज्यूम फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। So this is the general and conventional way of teaching BB and BC in most of the colleges and universities.
अगर इस 3 साल को हम यूटिलाइज करें स्टूडेंट्स को स्किल इनकलकेट करने में, इंडस्ट्रियल स्किल्स इनकलकेट करने में, फॉर एग्जांपल बीबीए स्टूडेंट से जो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन है वो ये, उसको मार्केटिंग स्किल्स हो, उसके अंदर बिजनेस एनालिटिक्स स्किल्स हो, उसके अंदर कुछ डिज़ाइनिंग स्किल्स हो, अगर ये स्किल्स भी उसके अंदर हैं, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हो, उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स हो, ये सारा सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट आ जाता है। तो सर वो करिकुलम का पार्ट ही नहीं है तो क्यों देगा कॉलेज? तो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि आप स्टूडेंट से अगर फीस ले रहे हो तो आप उसको इंडस्ट्री रेडी तो बनाओ। वो ये सोच कर आया आपके पास कि 3 साल के बाद मैं अपनी फैमिली की फाइनेंशियल हेल्प कर पाऊँ। आज मैं अगर वहाँ से 1000 रुपये पॉकेट ले रहा हूँ तो कल लाखों रुपए अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ। तो सर बीबीए बीसीए के बाद कोई कॉलेज प्लेसमेंट हो पाता है इन बच्चों का? मैं जिस कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, गेटवे कॉलेज इटसेल्फ प्रोवाइडिंग हैंडसम स्कॉलर प्लेसमेंट्स टू द स्टूडेंट्स रेंजिंग फ्रॉम मिनिमम 3 lakhs per annum to 12 lakhs per annum। 3 लाख से 12 लाख तक की स्टार्टिंग 12 लाख का मतलब हो गया सर 1 लाख रुपए महीना। कौन देगा इनको? बिल्कुल मिलता ग्रेजुएट है, को बिल्कुल मिलता है। अगर स्किल हो तो, अगर उसके पास स्किल्स हैं तो मिलेगा। जैसे आप आज के ज़माने में मान लीजिए मैं बीबीए मैंने कर लिया, मेरे पास और क्या स्किल्स होना चाहिए? मतलब बच्चों को ये 3 साल के बीबीए के साथ क्या और करना पड़ेगा जो आपको लग रहा है कि उनमें स्किल डेवलप हो जाएगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक बिजनेस मैनेजमेंट ग्रेजुएट को जिसने बीबीए किया है उसके पास बिजनेस एनालिटिक्स या उसको हम बोल सकते हैं डेटा एनालिटिक्स, अगर ये स्किल हैं तो अगर वो डेटा को बहुत अच्छे से कैटेगराइज कर सकता है, उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है, अगर उसकी माइनिंग कर सकता है, अगर उसको डिफरेंशिएट कर सकता है, उसको सेगमेंट कर सकता है। तो सर मुझे एक बात बताइए, आप जो माइनिंग की बात कर रहे हैं सर, ये तो एआई भी कर देगा। अब तो मुझे लगता है ये जो कोडिंग एंड ये सब जो सीखना है वो सीखने की जरूरत है क्या? वो तो एआई तुरंत फट से कर देता है। मैम एआई एक सर्टेन लेवल तक काम कर सकता है। चलो एआई ने किसी तरीके से थोड़ी बहुत माइनिंग कर भी दी है, उसके बाद उसको प्रेजेंट कौन करेगा? उसके लिए अच्छे प्रेजेंटर की रिक्वायरमेंट है, एक अच्छे एनालिटिक्स की रिक्वायरमेंट है। और जब तक कंपनी के पास कोई प्रॉपर रिलायबल ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तब तक काम में गड़बड़ रिपीटेडली होंगी, और वो जो आउटपुट जिस आउटपुट पर जितने टाइम में पहुंचना चाह रहे हैं शायद उतने टाइम में ना पहुंचे। वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर रहेगा। ये एआई का इस्तेमाल मैं भी करती हूँ अपने नोट्स बनाने के लिए लेकिन उसके बाद प्रूफ रीडिंग करना पड़ता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कंपनीज भी जानती है कि एआई काम आसान तो कर देगा, लेकिन हम उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते जो एम्प्लॉय पर कर सकते हैं। सही बात है जी। अच्छा सर, जैसे आपने बताया बीबीए बीसीए के बाद भी अगर प्लस स्किल्स है तो बच्चे एम्प्लॉयबल है। बिल्कुल। एक और चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि CHSL होता है जो हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होता है, उसमें आते हैं इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज। हम ये 4 के प्रिपरेशन कराते हैं, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, इसीलिए ये 4 का प्रिपरेशन वही सेम सब्जेक्ट प्री में आता है, वही सेम सब्जेक्ट मेंस में आता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स कमजोर होता है, तो हम उनको कहते हैं काम करो, अगर मैथ्स नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप शॉर्ट हैंड सीख लो। जैसे आपने स्किल की बात की, अगर बच्चा शॉर्ट हैंड सीख लेता है तो वो स्टेनोग्राफर के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, मैं हाई कोर्ट भी कभी जाती हूँ अपने केस के लिए बाय चांस, तो मुझे ऐसे छुप के जाना पड़ता है क्योंकि अगर लंच के समय में पहुंच गई तो ह्यूज नंबर ऑफ बच्चे जो हमारे वहाँ पर है, जो स्टेनोग्राफर है, जो कोर्ट मास्टर्स है, वो पहुंच जाते हैं मेरे से मिलने के लिए। तो मैंने देखा है सारे लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सब जगह पे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शॉर्ट हैंड सीखकर और बड़े आराम से स्टेनोग्राफर की नौकरी ले ली है। इनफैक्ट सारे स्टेट्स में भी स्टेनोग्राफर की नौकरी निकलती है, सारे कोर्ट्स में स्टेनोग्राफर चाहिए, डिपार्टमेंट्स में स्टेनोग्राफर चाहिए, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, इनको भी उनके पास भी चाहिए। तो जो स्किल की आपने बात की, तो कई बार मैं कहती हूँ शॉर्ट हैंड कितने लोगों को आता है? अगर 500 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में तो 5 से 6 ही हाथ उठाते। मैंने कहती हूँ देखो यहीं पर तुम्हारा कंपटीशन खत्म है। दैट इज आल्सो स्किल। तो यही आपने जो कहा मुझे कि मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ एक एडिशनल स्किल कोई डेवलप कर ले तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन जैसे कॉलेज में जब बच्चे जाते हैं तो वो एक तो प्राइम टाइम में रहते हैं और उनका एकदम युवा रहते हैं, तो उनको लगता है अच्छा वो बिजी हो जाते हैं अपने ग्रेजुएशन करने में। आप क्या सजेस्ट करते हैं सर कि उनको अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ और क्या स्किल डेवलप करें कि डिग्री के साथ उनको नौकरी मिल जाए? ये कोर्स पे डिपेंड करता है मैम। जैसे बिजनेस मैनेजमेंट की स्किल्स अलग होंगी, BCA कंप्यूटर एप्लीकेशन की अलग होंगी, BTech की अलग होंगी, फार्मेसी की अलग होंगी, आर्किटेक्चर की अलग होंगी, या डिजाइनिंग का कोर्स होगा। चलिए मैं फार्मेसी में आती हूँ सर।
एक बात बताइए, फार्मेसी का कोर्स एक तो आपको लगता है 4 साल का होता है फार्मेसी का कोर्स? बिल्कुल। 4 साल का फार्मेसी कोर्स करने के बाद बच्चे के पास ऑप्शन क्या है जॉब के? सबसे कोर ऑप्शन है मैम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ मेडिसिन बनती है, जहाँ फार्मेसी, जहाँ मेडिसिन, वहाँ एक फार्मासिस्ट। एक स्टूडेंट को जनरल एक लाइसेंस मिलता है और उसका नाम पड़ जाता है फार्मासिस्ट। फार्मेसी करने के बाद वो फार्मासिस्ट बन गया, जैसे बीटेक करने के बाद इंजीनियर बन गया, एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर बन गया, तो फार्मासिस्ट बन गया। किसी भी कंपनी के प्रोडक्शन हाउस में वो काम करने के लिए एलिजिबल है एज अ फार्मासिस्ट। ये और उसी कंपनी के अंदर एक और डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं रिसर्च, R&D डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर एज ए क्लिनिकल रिसर्च फार्मासिस्ट की तरह काम कर सकता है। उसी कंपनी के कोने में है जहाँ पर सारा लॉजिस्टिक्स है, जहाँ पर मेडिसिन वेयर हाउस में जमा हो रही है और उनकी प्रिक्योरमेंट हो रही है। कई मेडिसिन ऐसी हैं जो लो टेम्परेचर में रखनी पड़ती है, कहीं है मीडियम टेम्परेचर में, कहीं हाई टेम्परेचर में, तो उसको कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए अगेन एक फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है। फिर उस मेडिसिन की मार्केटिंग के लिए अगेन एक फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है, जिसको बोलते हैं मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, MR। अब इससे अगर बाहर निकलें तो फिर जितने भी हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वहाँ पर हर हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 2 या 3 फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है। इसी तरह से जितने भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है। फिर आता है रेगुलेटरी अफेयर्स की कंसल्टेंसी, किसी को अपना फार्मेसी स्टार्ट करना है, किसी को फार्मेसी मेडिसिन के अंदर हेल्प चाहिए कि मेडिसिन प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उसके लिए रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए फार्मेसिस्ट एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये सारी की सारी फील्ड है। ये जो मेडिकल शॉप्स भी खोलते हैं उसमें भी लाइसेंस उसी को मिलता है? बिल्कुल लाइसेंस मिल सकता है। उस लाइसेंस को लेने के 2 तरीके हैं, वन इज डिप्लोमा इन फार्मेसी, सेकंड इज बैचलर इन फार्मेसी। डिप्लोमा फार्मेसी पर भी मिलता है लाइसेंस और बैचलर पर भी मिलता है। बट कंपनीज में काम करने के लिए 99% बैचलर ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट नॉट एलिजिबल फॉर दैट। बट दे कैन स्टार्ट देयर ओन मेडिकल शॉप फार्मेसी on having the license of as a pharmacist। ये बैचलर इन फार्मेसी कोर्स है ना? हाँ जी। ये 4 साल का होता है 12th के बाद। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब इसमें नौकरी मिलेगी जी, तो क्या रेंज होता है सर सैलरी का? इसमें स्टार्टिंग सैलरी लगभग 4-4.5 लाख से स्टार्ट होती है, वही डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट, उसकी स्किल और कंपनी कितनी बड़ी मिली है उसको। अगर रेनबैक्सी या फिर सिप्ला या फिर डाबर जैसी कंपनी मिल जाती हैं तो पैकेज 12 लाख 15 लाख तक के भी हो सकते हैं। और इसके अंदर जो ग्रोथ है दैट इज़ एक्सपोनेंशियल। जैसे जैसे स्टूडेंट एक्सपीरियंस लेगा, उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसकी सैलरी भी एक्सपोनेंशियल बढ़ती है। बहुत स्पीड बहुत कम नहीं है, स्पीड बहुत अच्छी है ग्रोथ की। बिल्कुल। जैसे हम लोग कराते हैं CA का फाउंडेशन कोर्स, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम फाउंडेशन कोर्स में कर लेने के बाद ठीक है, हम इंटर तक जब तक पहुंचेंगे तब तक घर में प्रॉब्लम होने लगते हैं कि भाई कुछ कमाओ। तो कई बार ऐसा होता है फाउंडेशन कोर्स करने के बाद भी ये जो CA के अभी एस्पिरेंट्स, ये भी बच्चे ही हैं, अभी वो इंटर में पहुंच ही रहे हैं, तब तक इनको जितने भी ये जो CA होते हैं और CA फर्म्स होते हैं वो अपने पास रख लेते हैं अकाउंटेंसी का काम करने के लिए। आर्टिकलशिप बोलते हैं इस पीरियड को। नहीं, आर्टिकलशिप तो बाद की बात है। मतलब वो पहले से ही शुरू करते हैं, पहले से उनको जॉब मिल जाता है इंटर पहुंचते पहुंचते, क्योंकि उनको तो जरूरत है और उनको लगता है अच्छा ये CA अगर तैयारी कर रहा है तो ये ABC तो CA का जान रहा है और हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है इस चीज में, और उनको तो चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जितने बड़े CA कोई खुद कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो सारा का सारा काम इनसे ही करवाते हैं। उनका तो सिर्फ साइन होता है लास्ट में। और जो सबसे टेक्निकल काम होते हैं वो आर्टिकलशिप वाले बच्चे करते हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट तो CA बन ही रहे हैं, तो आर्टिकलशिप वाले बच्चे करते हैं। तो मुझे मानना है कि अगर CA का भी फाउंडेशन कोर्स के बाद मैं देखती हूँ कि उन लोग को 20-25 हज़ार की नौकरी मिनिमम मिल जाती है शुरुआत में, और जैसे वो जंप करते हैं एक CA के यहाँ से दूसरे CA, वैसे उनका 30-35 हज़ार रुपये महीना पहुंच जाता है। उनकी सैलरी में भी जंप लगता है। हाँ, तो 3.5-4 लाख एनुअल में वो पहुंच जाते हैं। सिर्फ फर्स्ट ईयर ऑफ फाउंडेशन कोर्स जो करते हैं ना, बस फाउंडेशन के बाद ही वो पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है बच्चों के पास जो इनको मालूम नहीं रहता है। अब आप जैसे चलती हूँ मैं बीटेक में सर, आज से 10 साल पहले हर रास्ते में जहां भी मैं इधर से हरियाणा जाऊं या यूपी जाऊं, बहुत सारे बीटेक के कॉलेजेस दिखते थे जो अब खंडहर बने हुए हैं। और उसका रीजन जो पता चला है, मुझे ये पता चला है कि भाई अधिकतर 90% ऑफ बीटेक स्टूडेंट्स जो बीटेक करके निकले थे वो अनएम्प्लॉयबल थे। ना उनके पास स्किल था, ना वो इंग्लिश बोल पाते थे, ना ही वो प्राइवेट जॉब के लायक थे। वो पढ़े थे
जो आउटडेटेड हो चुके थे। तो सर आप जो कहते हैं कि हाँ बीटेक भी हम आपके कॉलेज में होता है, बीटेक का क्या फायदा है सर? हमें तो लगता है वो खत्म होना चाहिए वो कोर्स। तो आपकी बात से स्टार्ट करता हूँ मैम। जैसे आपने बताया कि 10 साल पहले बहुत सारे कॉलेजेस दिखते थे और 10 साल पहले या 15 साल पहले सिचुएशन ऐसी नहीं थी। सेलेक्टेड कॉलेजेस होते थे और सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ही वहां तक पहुंच पाते थे। अभी अगर मैं बात करूं आज की डेट में लगभग 27 लाख स्टूडेंट हर साल बीटेक करता है अलग अलग ब्रांचेस से, जिसमें मेजरली लगभग 20 से 22 लाख स्टूडेंट सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का होता है और बाकी की जो 15-20 कोर ब्रांचेज हैं उसमें सिर्फ 5 से 6 लाख स्टूडेंट। अब ये जो संख्या बढ़ी है ये 10 लाख से 27 लाख पहुंची है पिछले 15 साल में। तो जिस स्टूडेंट का एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग नहीं था वो भी उसमें एनरोल हुआ, जिस स्टूडेंट की करियर एस्पिरेशन इंजीनियर नहीं थी वो भी भेड़ चाल में उसमें एनरोल हुआ, जिस स्टूडेंट का स्किल इंजीनियरिंग नहीं था वो भी उसमें एनरोल हुआ। मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, मैं स्टूडेंट से 1-to-1 काउंसलिंग करता हूँ, स्टूडेंट मेरे पास एडमिशन के लिए भी आते हैं, बात करते हैं। तो मैं एक PCM स्टूडेंट से बात करता हूँ जो एलिजिबल है इंजीनियरिंग के लिए। मैं पूछता हूँ बेटा आप क्या बनना चाहते हो? सर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मैं 4 साल बाद कहाँ देखते हो अपने आप को? सर सॉफ्टवेयर डेवलपर। और क्या इंटरेस्ट है आपके? सर मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है। मैं अच्छी बात है बेटा, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है आपका? सर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। 12th और 11th में कंप्यूटर तो होगा ना आपके पास? नहीं सर। अब ये देखिए जो स्टूडेंट ये सोच के आए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर मुझे बनना है, उसने 11th और 12th में कंप्यूटर लिया ही नहीं। तो क्या जानता होगा उसके बारे में? उसके पास 8th, 9th, 10th में भी कंप्यूटर नहीं था। ना उसने C++ पढ़ा, ना उसने जावा पढ़ा, ना उसने विजुअल बेसिक पढ़ा, ना उसने HTML पढ़ा, ना उसने SQL पढ़ा। और वो कहता मुझे कंप्यूटर साइंस बनना है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि लाखों लोग उसके आसपास ऐसे बैठे हैं जो ये बोलते हैं कि मुझे AI एक्सपर्ट बनना है, मुझे मशीन लर्निंग एक्सपर्ट बनना है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करना है, मुझे गूगल ज्वाइन करना है। सिर्फ इस सुनी सुनाई बात में इन्फ्लुएंस होकर स्टूडेंट आ रहे हैं। और जो कॉलेजेस हैं, जो फैसिलिटेटर हैं, वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं रहे। उनका दिमाग सिर्फ इस चीज़ में है कि हम कंप्यूटर साइंस में एनरोल कर लें स्टूडेंट को, कम से कम 1-1.5 लाख रुपए चार्ज करें और 10-15 हज़ार स्टूडेंट के ऊपर खर्च करें, 20,000 रुपये खर्च करें, 50,000 रुपये खर्च करें, बाकी 50,000 रुपये मेरी जेब में आ जाए। सर आप जो बोल रहे हैं ना, मैं 2014-13 में जब अपने घर गई थी गिरिडीह, तो मैं ऐसे ही वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे ना उनसे मैं इंटरेक्ट करने के लिए मैंने एक सेमिनार बुला लिया था अपने पास। तो उसमें जब भी मैं पूछती, किसी भी स्टूडेंट से मैंने पूछा कि तुम करना क्या चाहते हो, तो मैं CA करना चाहता हूँ। अब 2014 में मैंने ये बोला कि तुम CA किससे इंस्पायर्ड होके बोल रहे हो? तो मेरा फ्रेंड कर रहा है, मेरा क्लासमेट कर रहा है। वहां पे क्या है सर, 2 तरह के लोग हैं। एक तो है मारवाड़ी फैमिलीज जिनका करोड़ों का बिजनेस है। तो वो जो पुराने जमाने के मारवाड़ी बैठे थे उनको लगा कि भाई हम जो CA को एम्प्लॉय करते हैं, फिर CA हमें परेशान करता है, जाके हमारे जो बिजनेस में हम जो कर रहे हैं वो जाके बाहर बता देता है और यहाँ तक कि GST और इनकम टैक्स को यही खबर देते हैं। तो मेरा बेटा ही CA बन जाए तो कम से कम घर का ही CA रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये सोच के मारवाड़ी फैमिलीज ने अपने बेटे को CA कराना शुरू किया। अब वहां पे बिहारी फैमिली भी है जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, वो कहता हम भी CA करेंगे। तो मैंने कहा तुम CA करने का मतलब क्या है, तुम क्यों करना चाहते हो? क्योंकि फ्रेंड कर रहा है। मैंने कहा उसका तो खानदानी है बिजनेस, तुम क्यों कर रहे हो? अच्छा अब देखिए, उस समय मैं इनको डिसहार्टन करती थी कि CA का रिजल्ट ही 1% है, तुम कैसे CA बन जाओगे, और अगर CA नहीं बने तो तुम्हारा करियर क्या है? सर 2017 में GST आया। हाँ बिल्कुल। GST आने के बाद एक पान दुकान वाले को भी एक CA चाहिए अपने रिटर्न्स फाइल करने के लिए। मतलब बूम कर गया ये बिल्कुल सेक्टर। आज CA का जो रिजल्ट है सर 15 to 20% रिजल्ट है। उस समय 1% था, अभी 20% हो गया। अब एक पान वाले को भी CA चाहिए, इसका मतलब है CA फील्ड में बूम आया है और CA को जनरली नौकरी मिल जा रही है। जो भी CA कर भी रहा है उनको भी मैंने कहा जैसे 30,000 की नौकरी मिल जा रही है। हम लोग समय के अकॉर्डिंग चेंज हो तब ना। 2014 में मैं मना करती थी, आज मैं कहती भी हूँ और मैं करवाती भी हूँ कि आपको CA करना चाहिए। तो रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है, प्लस मार्केट में डिमांड भी बढ़ रही है। तो बेसिकली क्या है, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि आपका जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। आपको अपने जमाने के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को नहीं तुम यही करो। अब जैसे सर मैं आपको बताती हूँ, जैसे नीट और IIT, पहले जो बच्चा कोटा पहुंचता था या जो बच्चा दिल्ली आ जाता था वही हिम्मत करता था। अब तो सोशल मीडिया और ऐप के थ्रू तो घर घर पहुंच गए। बिल्कुल।
संख्या बहुत बढ़ गई बिल्कुल एस्पिरेंट्स की, बिल्कुल, और सीट्स तो वही है। बिल्कुल, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। इस बार 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया जैसे ही एग्जाम कैंसिल हुआ। हर हफ्ते कुछ ना कुछ आ जाता। कोटा में सर बेसिकली क्या है ना, मैं आपको आपके थ्रू ही लोगों को बताना चाहती हूँ किस तरह से एक नरेटिव सेट किया जाता है जी। कोटा मार्केट को खत्म करना था। ओके, तो इसीलिए वहां पे जो भी 2-4 सुसाइड्स हुए उनको इतना ज्यादा हाईलाइट करके बताया गया है कि पेरेंट्स कोटा बच्चों को नहीं भेजे और घर बिठा के तैयारी करे, क्योंकि देखिए एडटेक कंपनीज तो ऐसे ही चलेगा बिल्कुल, तभी चलेगा जब वो स्टूडेंट घर बैठ के एसी में बैठ के तैयारी करेंगे। तो बेसिकली मैं जानती हूँ कि जब बच्चा बाहर निकलता है तो 10 लोगों से मिलता है, वो समझता है कि भाई लाइफ सिर्फ इतना ही नहीं है। अब कोटा में 2-4 बच्चों ने सुसाइड किया, लेकिन सुसाइड का कारण सिर्फ प्रेशर ऑफ स्टडीज नहीं होता। सुसाइड का एक और कारण है जो पेरेंट्स का एक बोझ रहता है ना कि तुम्हें ये करना है, और पेरेंट्स की मैंने जमीन बेचा है, मैंने खेत बेचा है, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ। अब बच्चा जब देखता है इतना सिलेबस, फिर देखता है यार मैं तो गांव से पढ़ा हुआ, मुझे तो पहले इंग्लिश ही समझ में नहीं आ रही, तो सब्जेक्ट क्या समझ में आएगा। क्लास में बैठ के लिटरली कॉम्प्लेक्स फील करता है कि किसी क्वेश्चन पर सब स्टूडेंट का हाथ ऐसे खड़ा है और मैं नीचे देख रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। मुझे याद है मैं जब कोचिंग कर रही थी पटना में, हाँ जी, तो एक वर्ड में एक लड़का सोनरथिया बोला था। इट वॉज अ टाइप ऑफ प्लांट, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन उसका सोनोरेशिया था। तो सोनोरथिया बोला और फिर पूरा क्लास जोर से हंस दिया। और फ्लाई है, उसको वो टीसी ही बोल रहा था क्योंकि TSE उसका था। तो फिर पूरे क्लास हंस दिए। तो ये लोग एक तो कॉम्प्लेक्स में ग्रस्त हो जाते हैं कि भाई एक तो जब कुछ बोलते हैं तो पूरा क्लास हंस देता है, दूसरी बात है उस तरह पे कॉन्फिडेंस टूटता है। प्लस क्या होता है कि वो ऐसी जगह पे आया है जहां पे बहुत सारे बच्चे इतने ऐसे जगह से आए हुए हैं जो बहुत अच्छे एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं, फैमिली से हैं, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आए हैं और बहुत अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से आए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि फैमिली प्रेशर, एक्सपेक्टेशन भी बच्चे को तोड़ देता है। बच्चा ये नहीं सोचता चलो ठीक है कोई बात नहीं हुआ कुछ और देखेंगे। उनको लगता है बस यही है क्योंकि खेत बिक चुका है, मैं यहाँ आ गया हूँ, अब ये नहीं तो कुछ नहीं, तो वहीं जाके सुसाइड करते हैं। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक स्टोरी पढ़ रहा था एक स्टूडेंट की ऐसी। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुका था क्योंकि वो वहाँ के पढ़ाई के प्रेशर को झेल नहीं पा रहा था। जिस हिसाब से डेली ये लेक्चर हुआ, इसके बाद रिवाइज करना, डेली लेक्चर रिवाइज करना, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। एंड लिटरली ही वाज डिप्रेस। उसको ये होता कि काश मेरे माँ बाप मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएं। एंड ही गॉट द कॉल फ्रॉम द पेरेंट्स। उसको लगा शायद उसके फादर या मदर ये पूछेंगे कि बेटा तूने कुछ खाया पिया नहीं, तेरा मन तो लग रहा है, तेरी तबीयत तो ठीक है, तेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। उनके माँ बाप का क्वेश्चन पहला यह है बेटा तेरा टेस्ट तो क्लियर हो गया ना, ये क्वेश्चन है ना। उन्होंने उसकी सेहत के बारे में पूछा, ना उसके खाने पीने के बारे में, ना उसका मन लग रहा है नहीं लग रहा है। उससे ये पूछा तेरा टेस्ट तो क्लियर हो गया था ना। तब से इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया और लिटरली वो फ़ोन पर फूट के रोने लगा। तब उसके माँ बाप को लगा शायद हमने कुछ गलती किया, ये बच्चा इस जगह के लायक था ही नहीं, इसको शायद किसी नॉर्मल एनवायरनमेंट में रखें। तो यही चीज़ मैं पूछ रही हूँ सर, जैसे कि एक भेड़ चाल में जो बच्चे चल पड़ते हैं। हाँ जी। तो ये सारे जितने कॉलेजेस थे जो बीटेक करवा रहे थे वो आज खंडहर हुआ पड़ा है। आप उन्हीं कॉलेज को खंडहर देख रहे हैं जिन्होंने किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स को एनरोल किया और उन स्टूडेंट को एनरोल किया जो वाकई में इंजीनियरिंग के लायक नहीं थे। और कॉलेज का पर्सपेक्टिव सिर्फ एक था कि मुझे लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से साल में कमाना है और उसका स्टूडेंट को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए, इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए किसी भी तरह का कोई एफर्ट हुआ ही नहीं। वो कॉलेज तो आप मानते हैं कि पहले तो वो 10th, 11th और 12th में प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर पढ़ा हो तभी वो बीटेक करे कंप्यूटर साइंस में। आप एग्जांपल देखिए, बीटेक के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहता है, कोर सब्जेक्ट्स की तरह फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहता है। अब वो 2 साल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के आया है 11th और 12th में, तभी उसको अच्छा लगता है ना कि हाँ ठीक है मैं इसको कर सकता हूँ। और उसके पास सेकेंड ईयर के बाद कम से कम 30 सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के आने वाले हैं। ना कोई फिजिक्स रहेगा, ना केमिस्ट्री रहेगा, शायद मैथमेटिक्स एक सेमेस्टर में रहेगा। तो सर ये बीटेक करने के बाद अब मुझे बताइए, चलिए सिलेबस जो है तो सबसे पहले तो आप कह रहे हैं फ्लेयर रहना चाहिए उसका। अगर उसको 30 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का पढ़ना है तो कम से कम 2 साल तो वो पढ़ के आए ना, उसको बैकग्राउंड में लेकर आए ना कि 30 सब्जेक्ट मुझे कंप्यूटर साइंस से पढ़ना है। लेकिन सर कॉलेज की भी तो ये गलती है ना कि वो जिनका बैकग्राउंड ही नहीं उसको एडमिशन ले लिया क्योंकि उसको एडमिशन लेना था। बिल्कुल गलत है मैम, उसको जज करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर वो रेडी है तभी उसको कोर्स रिकमेंड करना चाहिए, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
अच्छा चलिए मान लेते हैं बच्चा है उस लायक और बीटेक कर लिया जी। उसके बाद क्या आपको लगता है जॉब्स कहाँ कहाँ है इसमें? डिफरेंट सेक्टर्स हैं मैम। मैं पहले एक बताता हूँ कि मेजरली आईटी कंपनी इज़ द मेन एवेन्यू फॉर दैट इंजीनियरिंग स्टूडेंट। एक आईटी कंपनी में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट का सबसे मेन एवेन्यू है। उस आईटी कंपनी में 3 सेगमेंट होते हैं जहाँ पर वो काम कर सकता है। और एक स्टूडेंट के पेरेंट के सबसे बड़ा मिथ ये है कि अगर स्टूडेंट को आईटी कंपनी में जाना है तो उसको कोडिंग ज़रूर आनी चाहिए, कोडिंग स्किल अच्छी होंगी तो ही आईटी कंपनी में जा सकेगा। मैं आज इस चैनल के माध्यम से ये क्लियर कर दूं कि अगर कोडिंग नहीं भी आती है तो भी एक स्टूडेंट आईटी कंपनी में एज ए इंजीनियर सर्वाइव कर सकता है। ओके 3 सेगमेंट होते हैं बेसिकली किसी भी आईटी कंपनी में। वन इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दैट इज़ टोटली कोडिंग। सेकेंड वन इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए कोडिंग स्किल्स अच्छी नहीं भी है तब भी लाखों के पैकेज पर स्टूडेंट काम कर सकता है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो ये 3 सेगमेंट तो बेसिकली हैं। अब बात आती है कि कौन से एवेन्यूज़ है जहाँ पर वो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या अलग अलग जगह से काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल वन इज़ डेटा साइंस, सेकेंड वन इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, देन नेक्स्ट वन इज़ साइबर सिक्योरिटी, देन नेटवर्किंग, देन ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, देन गेमिंग, देन उसके बाद एक और फील्ड आती है, मैं भी थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ। ये सारी की सारी फील्ड्स हैं जिनमें वो जा सकता है। देन AIML जिसको हम भूल रहे हैं अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो ये सारी की सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर स्टूडेंट जा सकता है एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। अभी हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की बात कर रहे हैं, वैसे इंजीनियरिंग फील्ड्स की बात करें सर जैसे आपने कहा कोडिंग, तो मुझे तो लगता है कि AI ने कोडिंग का तो खत्म कर दिया। बिल्कुल मैम, कोडिंग्स AI की वजह से कोडिंग एक्सपर्ट्स का, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जो मार्केट है, डिमांड है, वो बड़ा डाउन हुआ है। अब जैसे इमेज बाजार इतना बड़ा कंपनी था, इतनी बड़ी कंपनी, उसमें लोग हजारों में वो फोटो उससे बाई करते थे। खत्म मामला, क्योंकि अब आप खुद ही इमेज डेवलप कर सकते हो। और मैं तो देखती हूँ कि जैसे मैं ग्रोक में फ्री में मैं इमेजेस लेती हूँ, इमेज ले सकते हैं, ठीक है ना, तो पेड में तो बहुत अच्छे इमेजेस मिलते हैं। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि जैसे आप जो फील्ड बोल रहे हैं उसमें से आधा तो AI खा जाएगा? नहीं मैम, अगर हम बात करें कोडिंग की, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम AI पर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर हम ये मान लें कि AI हमें किसी बड़े प्रोजेक्ट का फुल कोड बनाकर दे देगा और वो 100% रन हो जाएगा, उसको दोबारा देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, टेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। उसको फिर से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लुक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर है, जहाँ पहले एक कंपनी में 70 इंजीनियर्स की, 70 डेवलपर की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, अब सिर्फ 50 या 40 से काम चल रहा है। तो काम का प्रेशर रिड्यूस हुआ है AI की वजह से, नो डाउट। बट साथ साथ ऐसे डेवलपर भी चाहिए जो AI एल्गोरिदम डेवलप कर सकें। AI को डेवलप करने वाला भी तो चाहिए। अगर AI सॉफ्टवेयर बनाकर दे रहा है तो AI को बनाने वाला कौन? तो AI एक्सपर्ट चाहिए, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। जैसे हर जगह पे जानते हो AI आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे मैं बताती हूँ अपने जो मेरे स्टूडेंट्स है क्लैट के, तो क्लैट में मैं हमेशा उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि भाई देखो, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में तो तुम आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर सकते हो, आपको इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा। देखिए, हम लोग AI कहाँ यूज कर रहे हैं, कोर्ट्स यूज कर रही है। जब भी कोई केस की फाइल आते हैं तो उसका सिनॉप्सिस जो बनाना रहता है वो AI बना कर दे देता है। लेकिन कई ऐसे क्लैट के हमारे बच्चे हैं जो कहते हैं मैम हम लोग तो पूरा कंप्लीट आर्ग्यूमेंट भी तैयार कर सकते हैं। मैं कहती हूँ बेटा ध्यान से रखना, क्योंकि 1-2 बार ऐसे केसेस हो चुके हैं कि कोर्ट्स में जो केस प्रेजेंट किया वकील ने, जज ने कहा ये कौन सा केस है, और फिर उन्होंने चेक किया तो पता चला कि नाम का कोई केस ही नहीं है। AI ने रैंडमली कोई भी केस साइट करके और उन्हें एक्सप्लेन कर दिया, और उसके बाद जज ने जो लथाड़ लगाई वो भी सीनियर वकील को, वो केस भैया ये केस ही नहीं और तुम ये केस रिप्रेजेंट कर रहे हो एंड विथ फैक्ट्स एंड एवरीथिंग, जबकि ऐसा नाम का कोई केस ही नहीं था। तो AI का इस्तेमाल, कहते हैं ना, जो बचपन में एक कहानी पढ़ा था ना, नकल में अकल चाहिए, तो करो इस्तेमाल, लेकिन अकल के साथ। AI आपको असिस्ट करने के लिए अच्छी है, AI आपको डोमिनेट नहीं कर सकता। आपकी असिस्टेंस के लिए आपको एक असिस्टेंट मिल गया जो आपका काम आसान कर रहा है, बट इन एक्चुअल जो ह्यूमन कर सकता है वो मशीन कभी भी नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है। और हमें पता होता है कि हमें किस कंटेंट्स में क्या चाहिए, तो इसमें क्या ऐड करना है, क्या एलिमिनेट करना है, वो एक ह्यूमन ही कर सकता है। इसी बात पे कंटिन्यू करता हूँ मैम। अगर सपोज करो गलती किसने की, AI ने, लताड़ किसको पड़ी? लॉयर को। उस लॉयर को पड़ी। अब वो लॉयर AI को तो आगे नहीं कर सकता, सर इसकी गलती है, इससे बात करो। जज का कहना था कि साइटेशन तो सही दो, बिल्कुल,
और तुम साइटेशन ही इमेजिनरी ला रहे हो क्योंकि तुमको एआई ने दे दिया है और उन्होंने पूरा एआई से तैयार कर लिया था। उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया, उन्होंने उसको लास्ट में गो थ्रू नहीं किया। सही बात है। ह्यूमन बींग्स को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है, असिस्ट कर सकता है, लेकिन नौकरियां भी तो खा सकता है। बिल्कुल खा सकता है, नौकरियां खा भी सकता है, नौकरियां दे भी रहा है, दोनों चीज़ है। अब कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, ग्राफिक डिजाइनर जैसे आपने बताया इमेज हम जनरेट कर लेते हैं, वीडियो एडिटर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रही है। सर वीडियो एडिटर की ज़रूरत तो हमें पड़ती है क्योंकि हम अपने वीडियो एडिटर को बताते हैं कि देखो मुझे इस रील में ये चाहिए। इनफैक्ट क्या है ना, तुरंत ही कैमरामैन को बता देती हूँ कि देखो यहाँ से यहाँ तक, प्लस जो एक्सप्लेन मैंने किया उसको पहले लगाना, और वो तुरंत समझ जाता है क्योंकि वो मेरे साथ काम कर रहा है तो वो समझ जाता है मुझे क्या चाहिए। मुझे पूरा का पूरा उसको इनपुट भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी में स्किल की बात करना चाहता मैम, वो वीडियोग्राफर या वीडियो एडिटर इतना स्किलफुल है कि वो आपकी बात आसानी से समझ लेता है, उसकी इंटरपर्सनल स्किल इम्प्रूव्ड है, उसकी एडिटिंग स्किल्स अच्छी हैं। जो आप एआई से एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद एआई आपको वो नहीं दे पाया, तो आपने वीडियो एडिटर से बात की कि मुझे जो चाहिए वो तुम दे पाओगे, अदरवाइज वो एआई नहीं दे पाएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, एआई कहीं ना कहीं आपको असिस्ट कर सकता है बट आप पर डोमिनेट नहीं कर सकता। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आपके सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हैं, आपका ओवरऑल सारा सिस्टम अच्छा है, तो एआई कहीं भी डोमिनेट नहीं कर सकता। जैसे एक कहावत है, मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। तो मुझे लगता है मनी को हटा के एआई कर दें कि एआई इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। मास्टर की तरह वो उसको ही मत दे दो काम। अगर उसको मास्टर बना देंगे तो कोर्ट में आपके साथ जो होगा वो आपको पता है। और खासकर जब जजेस लथाड़ लगाते हैं तो बहुत गंदे से लगाते हैं, बाकी लोग हंसते हैं, दूसरे जो लॉयर हैं वो हंसेंगे, तो आपकी क्या रेपुटेशन बनेगी। कोर्ट ने एक लथाड़ लगाई थी कॉकरोच कह के कुछ लोगों को जो मीडिया में, हाँ मैंने सुना था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज डन दिस, और एक कॉकरोच जनता पार्टी बन गया। हाँ जी, हाँ जी। और उसके सब्सक्राइबर्स हर रोज 1-1 मिलियन बढ़ रहे हैं। हाँ जी, हर रोज 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर हर रोज बढ़ना। परजीवी वाज द टर्म दैट हैज बीन यूज्ड फॉर दैट। हाँ चलिए, तो ये वही मैं बता रही हूँ आपको कि हमारा जो प्रेजेंट जनरेशन है ना सर, वो बहुत क्रिएटिव है जी। और इनका जो क्रिएशन है, इनका क्रिएशन का अभी जो मैं देख रही हूँ जेनजी और अल्फा में, कि इनका क्रिएशन सारा का सारा आपको इंस्टाग्राम में दिखता है। इंस्टाग्राम पे दिखेगा। हमें इनको चैनलाइज करना पड़ेगा ताकि इनकी कमाई भी हो और वो जो इनका इंटरेस्ट है क्रिएशन में वो प्रॉपर जगह लगे, वो इंटरेस्ट पैशन में कन्वर्ट हो जाए और पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन एक जो मैं देखती हूँ जहाँ पे जाके मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ, वो है आर्किटेक्चर, कि ये रूम कैसे डिजाइन हो सकता है, इतने छोटे से कमरे में हम कैसे स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और जब मैंने सुना कि भाई ये जो चीज़ है इसको पढ़ने के लिए 5 साल लगेंगे, मैंने कहा अरे यार 5 साल में तो MBBS हो जाता है जो इंसान का जान बचाने में। 5 साल आर्किटेक्चर में सर, और क्या करियर है इसमें? मैं बताता हूँ मैम, गेटवे में भी आर्किटेक्चर है एंड काफ़ी रिनाउंड कोर्स है आर्किटेक्चर वहाँ का। 5 साल ज़रूर लगते हैं इसमें लिटरली, लेकिन जब 5 साल के बाद एक अच्छी आर्किटेक्चर कॉलेज से जब स्टूडेंट निकलता है तो उसकी मार्केट में वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है। एग्जाम्पल के लिए, यू आर स्टेइंग इन दिल्ली, आप सोनीपत भी जाते होंगे, आप यूपी भी जाते होंगे सोनीपत से। आज से 12 साल 15 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत नॉमिनल था, आपको हाईवे पर लेफ्ट और राइट में खेत दिखाई देते होंगे, खलियान दिखाई देते होंगे। बट अगर आप जाएंगे तो आपको हाई स्काई बिल्डिंग्स मिल जाएंगी, हाई स्केपर्स बिल्डिंग मिल जाएंगी। बहुत मैं आपको 1 मिनट लिए रोकूंगी, मैं बताती हूँ। 1999 में मैं एक हॉस्टल में रहती थी जी। दिल्ली में नया ही आई थी, मैं हॉस्टल में रहती थी। वहाँ पे 2 नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां थी जो मैं देखती थी डिजाइन करती रहती थी जी। तो मैंने एक बार बोला कि क्या डिजाइन कर रही हो, तो उसने है ना एक नाव के शेप का बिल्डिंग डिजाइन किया हुआ था जी। और उसने कहा कि पता है ये बिल्डिंग बनेगा, इसके ऊपर ग्लास होगा। मैंने कहा यार क्या भाई यार क्या बकवास कर रही है कि ग्लास की बिल्डिंग और वो भी नाव के शेप का। उस टाइम हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे सर। मैं गुड़गांव जा रही थी और मैंने वैसा बिल्डिंग देखा, एकदम सीधा माइंड स्ट्राइक किया कि क्या ये जो बिल्डिंग है वो डिजाइन वही सब लड़कियां बैठ के बना रही थी जो दोनों लड़कियां बना रही थी, क्या वही बिल्डिंग है क्या? सर उस समय हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते ग्लास की बिल्डिंग, और आज वो रियलिटी है।
और वी शेप बिल्डिंग, ग्लास की बिल्डिंग, नाव के शेप की बिल्डिंग, ये सब लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे। वो बन के तैयार है। और ये मुझे लगता है ये आर्किटेक्चर का ही फील्ड दिया है। ये आर्किटेक्चर का ही फील्ड है। मैं बताता हूँ इसमें, आप जैसे मैं बात कर रहा था कि अब आपको आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड में बहुत सारी बिल्डिंग्स और अलग अलग शेप की, जो आप सोच भी नहीं सकते, आप जिनको देखकर आपको 3-4 सेकंड देखना पड़ता है उनकी तरफ, यार ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया। इस तरह की बहुत सारी बिल्डिंग्स हमें मिल जाती हैं। दैट इज द आउटपुट ऑफ आर्किटेक्चर एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर। और आज से 20-25 साल बाद हम और ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे। जो बिल्डिंग हम सोच भी नहीं सकते उस तरह की बिल्डिंग्स आ जाएंगी। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, जैसे ग्लास की बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं। ग्लास की बिल्डिंग के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी क्लीनिंग की। वहाँ पर बारिश भी आती है, धूप भी आती है, मिट्टी भी आती है, धूल भी आता है। उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगता है। अब आर्किटेक्चर फील्ड में ऐसा काम हो रहा है कि वो सेल्फ सस्टेन्ड ग्लास बनाए जो अपने आप को खुद क्लीन कर ले, उसकी क्लीनिंगनेस की किसी को रिक्वायरमेंट नहीं पड़े। वो कैसे? और बहुत सारी फॉरवर्ड कंट्रीज़ में, एडवांस कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। आज से 10 साल के बाद इंडिया में भी ये सब आ जाएगा। इस तरह के ग्लासेस बन रहे हैं कि जो वाइब्रेट करेंगे थोड़ी देर में, अपने आपके पास जितनी भी धूल मिट्टी है वो नीचे गिर जाएगी। और वो सनलाइट के थ्रू वाइब्रेट करेंगे। इस तरह की चीज़ें डेवलप हो रही हैं। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको। हम किसी भी बिल्डिंग के बेसमेंट में पार्किंग में जाते हैं, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, बड़े हैवी पिलर्स हैं। हाँ। जो लगभग 5x5 का पिलर है, 6x6 का पिलर है, और बहुत सारा स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया हुआ पार्किंग में। हम सोचते हैं अगर ये पिलर ना हो या कम एरिया लें तो 3-4 गाड़ियाँ और पार्क हो जाएं। लिटरली इस चीज़ पर भी काम चल रहा है। अच्छा। कि उस 5x5 के पिलर को सिर्फ 1x1 के पिलर में कन्वर्ट कर दें। इस तरह के मटेरियल मार्केट में आ रहे हैं। पहले हम देखते थे सिर्फ लकड़ी की चौखट बनती थी, आज कौन सा एलिमेंट नहीं है जिसकी चौखट बनती है मार्केट में। तो सर ये जो फील्ड है, खैर इसकी तो स्टडीज मुझे लगता है जैसे जैसे साइंस डेवलप होगा वैसे बढ़ता जाएगा। इसमें क्या है, सैलरी क्या है? करियर ऑप्शन बताता हूँ मैम। इसमें सबसे पहले तो आर्किटेक्चर फर्म्स, जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, छोटी फर्म्स हैं, जहाँ पर 5 आर्किटेक्ट से लेकर 500 आर्किटेक्ट काम करते हैं, उन सब आर्किटेक्ट फर्म्स में आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड वन इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनीज का, बट बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं जहाँ पर आर्किटेक्ट्स की रेगुलर रिक्वायरमेंट है। जो जैसे मैंने बताया कि हाईवे के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, हर जगह आपको बड़े बड़े बिल्डर्स मिल जाएंगे, रियल एस्टेट कंपनीज मिल जाएंगी। दोज कंपनीज नीड रेगुलर आर्किटेक्ट्स। फिर उसके बाद एक अननोन अवेन्यू है आर्किटेक्ट्स के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता। फर्नीचर इंडस्ट्री में भी आर्किटेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। बड़े आज का आपका देखते हैं कि हमारी जो चेयर्स हैं, आज से 10 साल पहले इस तरह की चेयर्स हम नहीं देखते थे। और किसी भी बड़े शोरूम पर आप जाएं, वेयर हाउस में जाएं, तो आपको अलग अलग शेप के, इमेजिन भी जो नहीं कर सकते, इस तरह के फर्नीचर मिलते हैं। दैट इज़ द आउटपुट ऑफ आर्किटेक्ट। वो आर्किटेक्ट सोचता है, वो कोई कारपेंटर नहीं सोचता, वो एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन सोचता है, देन ही प्रोड्यूस द डिज़ाइन टू द कारपेंटर, और फिर कारपेंटर और जो कारीगर रहते हैं उसको करते हैं। लाइटनिंग इंडस्ट्री, आजकल हम देखते हैं कितनी खूबसूरत लाइट आती है मार्केट में। हम अपने घरों पर भी सजाते हैं, ऑफिस में भी सजाते हैं। आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले इतनी अच्छी लाइट्स नहीं होती थी, सिंपल लाइट्स होती थी। वो भी सब आर्किटेक्ट डिज़ाइन करते हैं। लैंडस्केपिंग, आजकल देख रहे हैं आप कितने खूबसूरत अम्यूज़मेंट पार्क्स बनते हैं, किसी गोल्फ कोर्स बनते हैं। वो सारा का सारा जो लैंडस्केपिंग होता है, अम्यूज़मेंट एरिया होता है या रिलैक्सिंग एरिया होता है, वो सारा का सारा डिज़ाइन करना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये सारी की सारी फील्ड हैं जहाँ पर एक आर्किटेक्ट जा सकता है। गवर्नमेंट फील्ड भी हैं। गवर्नमेंट में हम जैसे जाएं, कंट्री एंड टाउन प्लानर, किसी भी एक शहर के अंदर एक टाउन प्लानर की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी सिटी के अंदर कोई टाउनशिप बना रही है, तो वहाँ पर ड्रेनेज कैसा होगा, वहाँ वाटर बॉडीज़ कैसी होंगी, वहाँ रोड्स कितनी चौड़ी होंगी, रोड के नीचे से पानी कैसे जाएगा, वहाँ पर सीवरेज कैसा होगा, वहाँ पर हाई राइज रखना है, रो राइज रखना है, वहाँ पर पार्क्स कैसे होंगे, दैट इज़ डिज़ाइंड बाय आर्किटेक्ट। तो फिर इसका इसमें क्या कंपनीज क्या सैलरी प्रोवाइड करती है शुरुआत में? दैट ऑल्सो रेंज फ्रॉम 5 lakhs to 12 lakh, 13 lakhs, 15 lakhs, इस तरह के पैकेजेस आते हैं। जैसे मैं बहुत छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं, मेरा रूम हो चाहे ये रूम जी, ये पॉडकास्ट रूम भी उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया कि आप जिस तरफ भी दीवार की तरफ बैठो, आपको एकदम डिफरेंट लुक आएगा। और कैमरा में ये पता नहीं चलेगा कि आप सेम रूम में, बिल्कुल लगेगा जैसे कि आपने 4 पॉडकास्ट रूम बना रखा है, तो उसने चारों वॉल्स को इस तरह से बनाया। बिल्कुल। दूसरी बात है, चारों वॉल्स अगर आप साथ में देखो तो आपको अलग रूम नहीं दिखेगा, आपको लगेगा जैसे सब कुछ एक दूसरे में ना बिल्कुल मर्ज करता हुआ। तो एकदम ऐसा जेल करता हुआ रूम है, प्लस जिस एंगल में हम लोग बैठ जाते हैं वो एक अलग पॉडकास्ट रूम, वही बैकग्राउंड लगता है कि एक्चुअल बैकग्राउंड इस रूम का यही है। मेरे रूम में भी उसने बहुत सारे ऐसा कबर्ड्स बनाया है कि सब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग, और बिल्कुल बहुत स्पेस बना दिया उतने ही स्पेस में। और एक
एक स्पेशल स्किल है मैम आर्किटेक्ट बनने के लिए। आर्किटेक्ट हज़ारों स्टूडेंट आजकल बन रहे हैं, बट एक स्पेशल स्किल है जो मैं मानता हूँ कि आर्किटेक्चर में होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी एक अपनी डेफिनेशन है आर्किटेक्चर को लेकर, आर्किटेक्ट इज़ दैट पर्सन हु विजुअलाइज द बिल्डिंग बिफोर इट इज़ बिल्ट। एक आर्किटेक्ट वो व्यक्ति है जो बिल्डिंग को बनने से पहले देख लेता है। तो ये 5 लाख से आप कह रहे हैं स्टार्टिंग है, हाँ जी, कहाँ तक पहुँचता है सर? सर मैम उसके बाद तो स्काई इज द लिमिट ना। yes, क्योंकि वो आर्किटेक्चर तो अपना भी अपना फर्म खोलते हैं। फ्रेश आर्किटेक्ट 2 या 3 साल किसी सीनियर आर्किटेक्ट के पास जॉब करता है। उसके बाद जब उसको लगता है कि मेरी क्लाइंटल अच्छी हो गई है, मेरी मार्केट पे पकड़ हो गई है, मेरा लाइव प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर हो चुका है, देन ही स्टार्ट हिज ओन प्रैक्टिस। वो अपना खुद का ऑफिस स्टार्ट करता है, खुद के प्रोजेक्ट लेता है। शाहरुख खान की वाइफ भी आर्किटेक्ट बनी हुई है। बिल्कुल, वो सब करते हैं। तो खैर वो बड़ी आर्किटेक्ट है। आप अच्छा कमा सकते हो अगर आप एक बड़ी आर्किटेक्ट हो और स्किल्स हो। तो सर सब चीज में ले देके तुम लोग स्किल्स में ही पहुंच गए। अब जैसे आपने बहुत सारा प्राइवेट जॉब्स के बारे में बताया जो आप ग्रेजुएशन के बाद करने की बात कर रहे हैं, और मेरा कहना है कि सर 12th के बाद भी हम नौकरी लगा सकते हैं। हालांकि वो नौकरी आपको कांस्टेबल के लेवल का और क्लर्क के लेवल का ही रखेगा। तो मैं मानती हूँ सर, अगर आप बहुत लोअर क्लास से हैं, बहुत गरीब है, तो 12th के बाद भी नौकरी पा सकते हो। लेकिन जब 12th के बाद आप नौकरी के लिए जाते हो तो आप अपने आप को लिमिटेड रखते हो कांस्टेबल तक, मैक्सिमम आप लिमिट रखते हो हेड कांस्टेबल तक या फिर क्लर्क तक। लेकिन मेरा कहना है कि छोटा लक्ष्य तो अपराध है, ये कलाम जी ने कहा था। तो फिर छोटे लक्ष्य तक क्यों रहे? क्यों ना ग्रेजुएशन करें और साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें? तो ये ऑप्शन तो हम गुरुकुल में दे रहे हैं सर, सोनीपत में, जहाँ पे आपका गेटवे है, जहाँ पे आप इतने डिफरेंट कोर्सेज करा रहे हैं, और वहीं पर उन्हीं हरी वादियों में, जो मैं कह सकती हूँ हरियाली चारों तरफ है, वहाँ पे हम देते हैं कोचिंग गवर्नमेंट जॉब्स का। तो हमारे बच्चे वहीं पर रहते हैं, आपके कॉलेज भी वहीं चलते हैं। तो हमें लगता है कि ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है जो 90% कॉलेजेस सोच भी नहीं पाते। एक स्टूडेंट को हम प्राइवेट जॉब के लिए भी रेडी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी। सर आप प्राइवेट जॉब्स के लिए रेडी कर रहे हैं, साथ में वो स्किल्स दे रहे हैं जो स्किल इनको कल के लिए तैयार करेगा। बिल्कुल। प्लस हम उनको वो तैयारी करा रहे हैं जो उनके लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा। अगर ये हमारे पास गुरुकुलम में रह के और केडी गुरुकुलम से तैयारी करें और साथ ही साथ ग्रेजुएशन करें, तो मुझे लगता है 3 साल में तो पूरा सिलेबस विद स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, मॉक्स हम घोल के तो बिल्कुल पिला ही देंगे। मैं कहता हूँ मैम, आप तो शायद 1 साल में या मैक्सिमम 6 महीने के लिए स्टूडेंट को ऑप्ट करते हैं और 6 महीने में टारगेट रखते हैं कि उसका ये टेस्ट क्लियर हो जाए, वो टेस्ट क्लियर हो जाए। मैक्सिमम 1 साल का पीरियड रहता होगा। हम तो यहाँ पर स्टूडेंट को कम से कम 3 साल का पीरियड दे रहे हैं कि आप प्रॉपर तरीके से अपना माइंड सेट करें दैट यू आर रेडी फॉर द गवर्नमेंट जॉब। सिलेबस करें, तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट दें, एंड व्हेन यू आर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन एट दैट टाइम यू हैव कंप्लीटेड 3 years ट्रेनिंग और आप अब रेडी हैं अपनी गवर्नमेंट जॉब। सर हम लोग 1 साल का तैयारी कराते हैं ग्रेजुएशन के बाद। ओके। 12th के बाद जब बच्चे आते हैं ना, तो वो CHSL की अगर तैयारी कर रहे होते हैं जो हायर सेकेंडरी लेवल का है, लेकिन जो CGL में जिसका नहीं हुआ वो भी तो CHSL दे रहा है, दे सकता है। तो CHSL में जो 12th वाले सोचते हैं कि हम कर लेंगे, बेसिकली देखा जाए तो वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आउट हो जाते हैं, क्योंकि जिनका CGL में नहीं हुआ वो CHSL में क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये 12th वाले कहाँ जाए? तो मैं ये मानती हूँ कि आप ग्रेजुएशन करिए और 3 साल में हम आपको 1 साल का सिलेबस, जब मैं 3 साल में कराऊंगी तो मुझे लगता है मैं तो घोल के पिला दूंगी। बिल्कुल घोल के पिला सकते। और उसके साथ साथ जब आप ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस स्किल्स, तो आप देखिए ग्रेजुएशन का डिग्री और स्किल्स दे रहे हैं गेटवे, और हम दे रहे हैं आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, वो भी बढ़िया फैकल्टी के साथ, वहीं पर इन हाउस। साथ में सर सबसे अच्छी बात है मोबाइल नहीं देते उनको, ये जरूरी है मैम। 1 घंटे का मोबाइल मिलेगा, सो जितने लोग मोबाइल एडिक्टेड है वो अभी स्किप करके भाग लो। मैं हमेशा मोबाइल के बारे में एक बात बोलता हूँ, दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट डिस्टर्बिंग एलिमेंट ऑन द अर्थ। सबसे ज्यादा जो डाइवर्ट करने वाला, डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट है आपको आपके लक्ष्य से, वो है मोबाइल फोन जो आपकी जेब में रखा है। और एक तो सबसे अच्छी बात है कि गेटवे में बच्चों का फूड को लेकर कभी कोई कंप्लेंट नहीं रहता, क्योंकि खाना उनको बहुत अच्छा मिलता है।
फिजिकल एक्सरसाइज कराने के लिए हमने रख दिया है उनको पूरा कंप्लीट एक ट्रेनर रख दिए हैं जो ऑलरेडी बिल्कुल आर्मी से हैं, बिल्कुल, तो वो जानते हैं कि किस तरह से उनको फिजिकली ट्रेन करना है। सबसे अच्छा आपके पास एक और चीज है कि आपके पास सारे जितने गेम्स एंड स्पोर्ट्स है वो सब कुछ मिल जा रहा है जी। हमने कहा कि हमें रनिंग ट्रैक चाहिए तो आपने बना के दे दिया, हमने कहा भाई हमें क्रिकेट का फील्ड चाहिए, हमें फुटबॉल का चाहिए, सब कुछ आप प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन स्विमिंग, वी हैव आल्सो स्टार्टेड स्विमिंग फॉर द केडी कैंपस गुरुकुलम स्टूडेंट। अभी हमने एक्सेस ले लिया उसका कि स्पेशल 1 घंटा डेडिकेट कर दिया जो स्टूडेंट चाहते हैं कि स्विमिंग करके हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, तो उनके लिए स्विमिंग तो सर बहुत जरूरी स्किल से देखते हैं ना, कितने लोग मारे जाते हैं जब कोई भी नाव डूबता है तो क्रूज डूबा हाल में वो मारे गए, तो मैंने कहा कि ये लाइफ सेविंग स्किल है तो आपको आना चाहिए। तो हमें लग रहा है कि अगर 3 साल मेरे पास बच्चा आ जाए तो हम उसको प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन दे देंगे कि वो फिर कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा उनके लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है सर, जब बच्चा आता है ना कि ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई एग्जाम में की सीट्स तो उतना ही है, अब जिनका नहीं हुआ वो टोटली अनएम्प्लॉयबल रह जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई स्किल ही नहीं है। मेरे साथ हर साल कम से कम भी सैकड़ों स्टूडेंट आते हैं कि सर हमने अपने प्लान ए पर तो ध्यान दिया कि हमें यूपीएससी करना है, हमें एसएससी सीजीएल करना है, बट हमारा प्लान बी वीक था। हमने ग्रेजुएशन ऐसी की जिसके बेसिस पर हम प्राइवेट जॉब्स में पीएन के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम क्या करें? तो उनको दोबारा से कोई प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स करना पड़ता है एंड दे फाइंड दैट कि अब मुझे 3 साल के बाद मुश्किल है सर। उसके बाद बहुत मुश्किल क्यों है? क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जब 2-3 साल बर्बाद हो चुका होता है उसके बाद सर वो फ्रस्ट्रेट भी होता है, डिप्रेस्ड भी होता है, उसको मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं मोटिवेट करता हूं, उनको समझाता हूं कि बेटा आपने जो किया, अब आप क्या तो मास्टर्स अच्छी कर लो, ग्रेजुएशन दोबारा करना चाहो तो ग्रेजुएशन कर सकते हो। अगर तुम्हारे ग्रेजुएशन के फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो मास्टर्स में जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, आपको अच्छी से ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। मुझे लगता है सर हम लोग है ना ईमानदारी से गाइड करें, बिल्कुल अपने फायदे के लिए हम आपको एमबीए में एडमिशन करा दें जबकि आपका बीबीए भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं जानते हो, बिल्कुल। तो मुझे लगता है सर ये गलत है। सही गाइडेंस करिए, अपने आप को खुद ही धोखा दे रहे हो। और मैं मानती हूँ सही गाइडेंस करिए। चलिए मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट आया जिसको मुझे लगा कि नहीं ये एलिजिबल भी नहीं है और ये अच्छा भी नहीं करेगा, और उसको ईमानदारी से बता दे तो वो बाद में थैंक्स बोलेगा और वो 4 को और भेजेगा कि वहां पे तुम्हें सही गाइडेंस मिलेगा और अपना बिजनेस चलाने के लिए कोई तुम्हें मिसगाइड नहीं करेगा। तो हमेशा मैं मानती हूँ कि चाहे मैं हूँ चाहे सर है, हम दोनों कोशिश यही करते हैं ईमानदारी से गाइडेंस दे। तो आज आपने देखा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है और प्राइवेट जॉब्स है उसमें कितने एवेन्यूज़ है। चाहे वो प्राइवेट जॉब की बात करें तो आप बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, फार्मेसी में जा सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो अगर ग्रेजुएशन करके गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो आपके पास बहुत अच्छे पोस्ट्स हैं। अदरवाइज जो 10th और 12th के बाद भी जाना चाहते हैं उनके पास कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर और क्लर्क के पोस्ट तो अवेलेबल है ही। सर तो आखिरी में एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। बिल्कुल मैम। अब मुझे बताइए, अगर आप आर्ट्स की फील्ड की बात कर रहे हैं जी, तो क्या क्या ऑप्शन है 12th के बाद अगर मैंने आर्ट्स लिया है तो? मैम मैं बिल्कुल इसका आंसर दूंगा, लेकिन फिर मेरा भी रैपिड राउंड होगा इस वाले रैपिड फायर राउंड के बाद। ठीक है। हाँ। तो आर्ट्स के बाद जो स्टूडेंट कर सकता है, जो मिनिमम ये ऑप्शंस हैं, दैट इज बीए, बीबीएलएलबी, बीएलएलबी, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, बैचलर ऑफ साइकोलॉजी, ये कुछ ऑप्शंस हैं, अच्छी ऑप्शंस, प्रोफेशनल ऑप्शंस जो एक आर्ट स्टूडेंट कर सकता है। ओके। कॉमर्स स्टूडेंट्स? कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास बीकॉम हर कोई जानता है, उसके बाद बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके बाद कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और उसके बाद फिनेंस एंड अकाउंट्स, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपनी सेक्रेटरीट। तो ये कुछ कोर ऑप्शंस हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है ना, बहुत ही अच्छा ऑप्शन। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर पाते वो जनरली सीएस अच्छे से कर लेते हैं। और सभी कंपनी को एक सीएस तो चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा सर एक बात बताइए, जो पीसीएम है जी, जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स है, पीसीएम अगर 12th में ले रहे हैं तो उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस है बच्चे के पास? उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस है, और एक बात मैं आपको बता दूं, एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट के पास वो सारी ऑप्शंस खुली हुई हैं जो एक आर्ट स्टूडेंट, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट या फिर एक कॉमर्स स्टूडेंट कर सकता है।
ओके। वो सारी ऑप्शन जितने भी कोर्सेज मैंने अभी जो आपने बताए हैं वो सारे साइंस वाले भी कर सकते हैं। बिल्कुल। नॉन मेडिकल स्टूडेंट इज द मोस्ट एलिजिबल स्टूडेंट टू परस्यू एनी कोर्स दैट कैन बी परस्यूड बाय आर्ट स्टूडेंट और अ कॉमर्स स्टूडेंट। ओके। ये सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है उसको। तो पीसीएम वाले ये कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, जो भी कॉमर्स के कोर्सेज आपने बताया, जो आर्ट्स का बताया वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा पीसीएम वाले क्या कर सकते हैं? जो कोर कोर्सेज हैं जो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं डायरेक्टली, वो सबसे पहले तो एक बीटेक की बहुत सारी रेंज है, जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बीटेक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। तो ये तो कोर ब्रांचेज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इंजीनियरिंग की ब्रांचेज हैं जो बीटेक के बाद हो सकती हैं। उसके साथ साथ बीएससी मैथ, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स और इस तरह की 2-3 बीएससी और हैं, जैसे बीएससी नॉटिकल साइंस। बीएससी नॉटिकल साइंस है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, जिसके थ्रू कोई भी इंजीनियर एक मर्चेंट नेवी एक्सपर्ट की तरह काम कर सकता है। उसके बाद बीएससी आईटी भी हमारे पास है। फिर बैचलर ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ये ऐसा अननोन कोर्स है जिसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, बहुत अच्छी इनकम है इसमें और बहुत कम कंपटीशन है। और एक है बैचलर ऑफ वोकेशनल स्किल्स। तो ये कुछ कोर कोर्सेज हैं जो एक बीटेक स्टूडेंट, बैचलर ऑफ फार्मेसी भी कर सकता है एक स्टूडेंट। एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट एलिजिबल है बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के लिए। वाह जी सर, एक बात बताइए, जब भी बच्चा पीसीबी लेता है बायोलॉजी के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री लेता है 12th में, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है क्या, नीट? नहीं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो फिर ये नीट के लिए फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं बच्चे, और नीट में नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म। पहले भी डिस्कस किया था, हमारा स्टूडेंट भेड़ चाल में चलता है। जिस स्टूडेंट का स्किल डॉक्टर बनने में नहीं है, उसको भी बाय प्रेशर या बाय इन्फ्लुएंस नीट का एग्जाम दिलाया जाता है कि आप डॉक्टर बनो, डॉक्टर नहीं बने तो जिंदगी खत्म। ये उसको पहले 5वें 6ठे साल से 7वें साल से सिखाना शुरू कर देते हैं कि नहीं आपको तो यही करना, नहीं आपको ये करना है। इसके अलावा बहुत सारी ऑप्शन है हमारे पास। पीसीबी का क्या ऑप्शन है? और ऑफ कोर्स वन इज एमबीबीएस, देन बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, उसके अलावा बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। जितने भी हमारे हॉस्पिटल में इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रीट करने के लिए, उनको हैंडलिंग करने के लिए बीएमएलटी एक्सपर्ट्स की, टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। देन बीएससी रेडियोग्राफी, देन स्पेशलाइज्ड इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। ये सारे ऐसे अननोन कोर्सेज हैं जो एक स्टूडेंट कर सकता है। फिर है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी नर्सिंग। ये सारी ऑप्शन है। हम समझते हैं कि पीसीबी इज इक्वल टू डॉक्टर, पीसीबी इज इक्वल टू एमबीबीएस, दैट्स इट, बात खत्म हो गई यहाँ पर। जनरली लगता है बीए वाला आर्ट्स वाला बीए कर सकता है, कॉमर्स वाला बीकॉम कर सकता है, नॉन मेडिकल वाला बीटेक कर सकता है और पीसीबी वाला एमबीबीएस कर सकता है। ये बहुत बड़ी मिथ है हमारे सोसाइटी में, और मैं कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि जो अननोन कोर्सेज हैं, जहाँ पर कंपटीशन कम है, सैलरी हाई है, ऐसे कोर्सेज के बारे में स्टूडेंट्स को पता चले। तो सर ये जब हमारे चैनल पे जाएगा तो उसमें नीचे बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चंस भी आएंगे जी। तो होपफुली आप वहां पर भी बच्चों के क्वेरीज का जवाब दे देंगे और उनके पेरेंट्स की क्वेरीज का भी जवाब देंगे। I love to do that। मुझे अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की क्वेरी सॉल्व कर सकूं। ओके, तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। मैं जानती हूँ पेरेंट्स के हमेशा दिमाग में अपने बच्चों का फ्यूचर रहता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप वहाँ क्वेश्चन करिए, हम जरूर जवाब देंगे। हम में से किसी का भी फील्ड का होगा, हम जवाब देंगे। इससे रिलेटेड मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो पेरेंट्स और स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इस शो को देख रहे हैं, एक बात पेरेंट्स के लिए स्पेशली मैं रखना चाहूँगा, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टूडेंट भी और गार्जियन भी समझेंगे उस चीज़ से। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट जब इस चीज़ को सुनते हैं, पेरेंट्स सुनते हैं, मैंने पेरेंट्स के साथ भी बहुत सारे सेशन किए हैं, तो लिटरली दे गेट ऑन देयर सीट एंड दे स्टार्ट क्लैपिंग लाइक दिस कि हाँ ये बात हमें समझ में आ गया है, जिस गलत फहमी में हम कई सालों से जी रहे थे। मैं एग्जांपल हमेशा इसे बताता हूँ स्टूडेंट को। आपसे मैं एक बात करता हूँ मैम, जैसे मैं आपसे वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सपोज आपका ही कोई बेटा है, आपने अपने बेटे के लिए, आपको अपने बेटे को कोई मैरिज फंक्शन अटेंड कराना है, फैमिली में कोई क्लोज में किसी की मैरिज है, उसका फंक्शन अटेंड कराना है, और आपको उसके लिए अच्छी सी एक ड्रेस लेनी है, और आपके पास उस ड्रेस को लेने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि एक छोटी सी दुकान है, वहाँ पर 2 या 3 तरह की वैरायटी होगी इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए। उन 2-3 वैरायटी में से एक वैरायटी आपको चुननी है, पसंद आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। और एक सेकंड ऑप्शन है कि एक बड़ा शोरूम है जहाँ पर अच्छी वैरायटी है, आपको कम से कम 20-25 तरह के अलग अलग आउटफिट मिल जाएंगे उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए। तो जनरली हमारा जो रहता है वो ये कि हाँ, जहाँ पर वैरायटी जाता है वहाँ पर हम जाते हैं। और जब आप उसको अपने बेटे को लेकर गए वहाँ पर, तो क्या सेल्समैन के कहने पर आप कोई भी ड्रेस फाइनल कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं।
क्या करेंगे मैम, आप मुझे बताएंगे? वो तो हम चुनेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे बच्चे पे क्या सूट कर रहा है ना, बच्चा को क्या पसंद है जी। और सबसे मेन चीज है कि उसकी फिटिंग वगैरह सब कुछ ठीक हो, उसकी बॉडी पर वो फिट आ रहा है हाँ। या नहीं आ रहा, उसकी कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से सूटेबल है या नहीं है, सही बात है, उसकी हाइट के हिसाब से सूटेबल है या नहीं है, और उस फंक्शन के हिसाब से वो सूटेबल है कि नहीं है। तो ये सारी चीज हम देखते हैं, और कम से कम एक कपड़ा खरीदने के लिए सर, एक कपड़ा खरीदने के लिए हम कम से कम 5-7 शोरूम पर जाएंगे और 20-25 ड्रेस उसको ट्राई कराएंगे, ताकि वो एक ड्रेस फाइनल हो पाए, और 2 या 3 साल से ज्यादा उस ड्रेस को हमने नहीं पहनना। सही बात है। बट करियर और कोर्स को सिलेक्ट करते हुए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जनरली क्या गलती करते हैं, वो डिसीजन कैसे लेते हैं कि मेरे दोस्त ने क्या कोर्स लिया है, बस मेरे कजन ने आज से 4 साल पहले क्या किया था, मेरे पड़ोसी ने क्या किया था, या शर्मा जी का बच्चे ने क्या कोर्स किया, या जैन साहब की बेटी ने कौन सा कोर्स किया। सही बात है। तो हमारे सोसाइटी में कोर्स सिलेक्शन इस तरह से होते हैं। मेरी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से खास रिक्वेस्ट है कि इस तरह से अपने सबसे इम्पोर्टेंट टाइम का डिसीजन ना लें। हम ये देखें कि मेरे करियर एस्पिरेशन क्या है, हमारे एप्टीट्यूड क्या है, हमारे स्किल क्या है, और फाइनली कि ये कोर्स मेरे हिसाब से सूटेबल है या नहीं, क्या मैं इसको पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे सब्जेक्ट इंटरेस्ट के हिसाब से सूटेबल है नहीं। ये 4 पैरामीटर को देखना चाहिए। जैन साहब, शर्मा जी, कज़न या फ्रेंड को नहीं देखना चाहिए। तो आप देख लीजिए, आपको अगर अभी भी डाउट है तो ज़रूर नीचे कमेंट में क्वेश्चन करिएगा, हम लोग आपका क्वेश्चन को ज़रूर जवाब देंगे, आपके इनके क्वेश्चंस लेंगे और फिर इनके हिसाब से जो इनका प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सर, आपने कुछ क्वेश्चन पूछना था मुझसे? बिल्कुल मैम, अब मेरी बारी है। आप शुरू से हम कहते आ रहे हैं, शुरू से हमारी बात चल रही है कि 10th के बाद हम स्टूडेंट को जॉब दिला देंगे, 12th के बाद हम स्टूडेंट को जॉब दिला देंगे। बीइंग अ कॉलेज, बीइंग अ यूनिवर्सिटी, हम सोचते हैं कि ग्रेजुएशन इज़ द राइट टाइम टू गेट इनटू द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड इनकम ऑफ मनी। हम कहते हैं कि कम से कम 21-22 साल के बाद तैयारी के साथ एक अच्छी जॉब के लिए, एक रेप्यूटेड जॉब के लिए जाएं। आप कैसे कह सकते हैं कि 10th के बाद या 12th के बाद स्टूडेंट को हम एम्प्लॉयबल बना दें? सर, बात क्या है ना, हमारे पास ऐसे भी घर से बच्चे आते हैं जो बहुत गरीब हैं जी, बहुत ही गरीब है, उनको तुरंत ही कुछ ना कुछ चाहिए जी। तो उनको जैसे 10th के बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स है जो आपको ऐसा लेवल का जॉब दिला देता है जो काम चलाऊ हो सकता है, जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ है एसएससी में, तो उसमें वो मल्टीटास्किंग का मतलब है फाइल को इधर से उधर भेजना, कुछ छोटे मोटे काम करना, तो वो सारे काम वो करते हैं जो एमटीएस होते हैं। लेकिन अब मैं बताती हूँ, एमटीएस का जो सिलेबस होता है वो एग्जैक्टली सेम सिलेबस होता है जो सीएचएसएल का होता है, जो 12th लेवल का है। सेम सिलेबस है जो सीजीएल का होता है, जो ग्रेजुएशन लेवल का है। सीजीएल के लिए भी सेम सिलेबस है? यस, और सेम सिलेबस ही नहीं सर, सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे जिनका सीजीएल नहीं होता है वो सीएचएसएल और एमटीएस भी दे देते हैं, जीडी भी दे देते हैं, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं जो एक्चुअली में 10th लेवल के हैं। क्लास का जो स्टूडेंट था उसके लिए कंपटीशन डबल हो गया कि 10th क्लास वाले भी और 12th वाले भी और ग्रेजुएशन वाले भी। अच्छा, सिलेबस क्या है सर? इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जीएस, जो 10th का ही लेवल का है जी। तो इसीलिए अगर बच्चा 10th तक ढंग से पढ़ा है तो वो एक टफ कंपटीशन दे सकता है सबको, अगर उसका जीएस उन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ है। मैथ्स में जैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं, रीजनिंग ऐसा चीज है जो कॉमन सेंस का है, उसमें टाइम बचाने की ट्रिक्स हम सिखाते हैं, और इंग्लिश अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसे जीडी में हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एमटीएस में तो इंग्लिश ही है, मस्ट है। अब इसमें क्या है, तो जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो कांस्टेबल का पोस्ट है वो जीडी वाले का है। एमटीएस में मैंने बताया आपको कि जनरल स्टाफ है, जो आपके डिपार्टमेंट्स में जो मल्टीटास्किंग, मतलब समझ सकते हो, कुछ भी काम करा सकता है। अब 12th के बाद वो सीएचएसएल देता है, जो हायर सेकेंडरी लेवल का कंबाइंड एग्जाम होता है, उसमें क्लर्क के लेवल का पोस्ट होता है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर जो होते हैं ना, डेटा एंट्री ऑपरेटर और क्लर्क के जो पोस्ट होते हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर। अगर मान लीजिए उसने स्टेनोग्राफर का मतलब शॉर्ट हैंड सीख लिया है तो स्टेनोग्राफर का दे सकता है, वो भी 12th लेवल का होता है। 12th लेवल, हाँ, तो स्टेनोग्राफर जितने होते हैं सारे 12th लेवल के होते हैं, चाहे वो कहीं भी किसी भी पोस्ट में हो। 12th लेवल का स्टेनोग्राफर का अच्छा वैकेंसी निकलता है। अच्छा, अब अगर आइए ग्रेजुएशन का, तो जैसे आपने कहा, तो ग्रेजुएशन के बाद आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं। हमारे पास भी ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी से लेकर एसएससी के सारे वैकेंसीज, बैंक, पीओके एंड एवरीथिंग
सब कुछ खुल जाते हैं। इवन बैंक्स के जो वैकेंसीज खुल जाते हैं, हमारे पब्लिक सेक्टर यूनियन खुल जाते हैं, पोस्ट ऑफिस हमारे पास खुल जाता है। बैंक्स के जो वैकेंसीज होते हैं सर, वो बहुत जल्दी आते हैं और वैकेंसी फिल हो जाता है और नौकरी फट से लग जाता है। प्रोबेशनरी ऑफिसर, हाँ, पीओ और बैंक क्लर्क। तो बैंक पीओ में बहुत अच्छे बच्चे हमारे जाते हैं और ये तुरंत इनका ये जो होता है ना, ये साल 1.5 साल का कोई प्रोसेस नहीं होता, ये 6 महीने के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो ग्रेजुएशन के बाद तो चाहे बैंक्स हो, चाहे जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस या एसएससी, सारे लेवल के वैकेंसी खुल जाते हैं। जो आप कह ही रहे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद तो आप भी जॉब दिला सकते हो, करियर है वो काफी लविश है। तो आपको लग रहा था कि 10th के बाद क्या, तो 10th के बाद और 12th के बाद बहुत अच्छे जॉब्स तो नहीं होते हैं, लेकिन ठीक है। अब जैसे हेड कांस्टेबल, अब दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल बन गया, उससे ज्यादा क्या चाहिए? एटलीस्ट उसकी इनकम स्टार्ट होगी, जो उसकी सबसे दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल नेसेसिटी थी, है ना, पैरामिलिट्री थी कि मेरे पास इनकम स्टार्ट हो जाए। तो जो भी गरीब बच्चे हैं वो ये कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि गरीबी एक अभिशाप है, उसको जल्द से जल्द दूर कर लो और उसके बाद तो स्काई इज द लिमिट। उसके बाद सिर्फ उस पे क्यों रहोगे, फिर तो अपने पैसे से ग्रेजुएशन करो और अपने पैसे से आप अपने आप को। चीज मेरे माइंड में आ रही थी, मेरे क्वेश्चन माइंड में आ रहा था कि जैसे आपने बताया मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो ये किस तरह की जॉब्स में, किस तरह के डिपार्टमेंट्स में रहता है? देखिए, जो एसएससी के जितने डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आती है, चाहे वो जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हो गया, उसमें मल्टीटास्किंग का स्टाफ होता है। ये हो गया सेंट्रल लेवल पर। लेकिन सर मैं जब भी इनकम टैक्स, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से जब भी मैं गई हूँ टैक्स डिपार्टमेंट्स वगैरह में, तो मैंने मेरे 2 तरह के स्टूडेंट्स को देखा है। एक स्टूडेंट जो वहाँ पे इंस्पेक्टर बन के घूम रहे हैं, वो आके खुद मिलते हैं। और एक होता है जब मैं पहुंचती हूँ तो बाहर बैठा रहता है और जैसे मुझे देखता है तो थोड़ा एक बार तो सक पकाता है, फिर वो तुरंत जाके अंदर बताता है कि केडी कैंपस से नीतू सिंह आई है, लेकिन वो मिलता नहीं है। अच्छा। तो मैं ये महसूस करती हूँ कि वो भी शायद ग्रेजुएशन करके बिल्कुल वो इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए फाइट कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसका एमटीएस में हो गया है, गरीब परिवार से, वो जॉब छोड़ नहीं सकता है, तो इसीलिए वो कर रहा है। कॉम्प्लेक्स रहता है कि काश मैं एज ए इंस्पेक्टर मैम से मिलता, कसक तो रह जाती है, तो पूरे ऑनर के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ मैम के सामने मिलता और उनको बताता कि मैम आपका स्टूडेंट रहा हूँ। हाँ। तो मैं मानती हूँ कि गरीबी है तो आप सबसे पहले हालात से समझौता करिए, एक जॉब लीजिए, अपने फैमिली को पहले सपोर्ट करिए, एंड देन स्काई इज द लिमिट। मेरा एक कांस्टेबल था स्टूडेंट, वो आईपीएस बन के आया था मिलने के लिए। अरे वाह। मेरे जो स्टूडेंट्स है वो एक यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर था, वो एसएससी का दिया, फिर वो एसएससी में इंस्पेक्टर बना, फिर उसके बाद फिर उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया, आईआरएस क्वालिफाई किया, वो डेप्यूटी कमिश्नर बन के बैठा हुआ है। तो सर ऐसे तो आप जिंदगी में प्रमोशन पाते सकते हैं, लेकिन सबसे पहली ड्यूटी बनती है आपको अपनी फैमिली के प्रति सपोर्ट करना, उनको सपोर्ट करना है। अगर गरीब परिवार से बच्चा, तो सबसे पहले एक जॉब, 4-5 साल जॉब करें, पैसा इकट्ठा करें, उनके लिए बैकअप कर दे और अपनी पढ़ाई के लिए भी पैसा इकट्ठा करें। और सर देखिए, जैसे मल्टीटास्किंग की बात मैंने की, सर वो कहाँ बैठा है? बाहर बैठा है। वो ग्रेजुएशन कर सकता है अगर वो चाहे तो ग्रेजुएशन कर सकता है कॉरेस्पॉन्डेंस से, और अगर वो ग्रेजुएशन कर चुका है तो वो बाहर बैठा हुआ है, उसको ज्यादा कोई काम भी नहीं है, वो चाहे तो अपना मोबाइल में अपना पढ़ सकता है, साथ एसएससी के लिए प्रिपेयर तैयारी कर सकता है। एसएससी के लिए आपने बताया कि सेंट्रल डिपार्टमेंट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, क्या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी इस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है? हर स्टेट में वैकेंसीज निकलते रहती है, जैसे यूपीएसआई का वैकेंसी का भी हाल में एग्जाम हुआ है, ठीक है, यूपी कांस्टेबल का होता है, राजस्थान में पटवार का निकलता रहता है, उसके बाद क्लर्क की वैकेंसी निकलती रहती है। बिहार नहीं सर, ये सब अलग अलग है। अब जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो अगर दरोगा की बात करेंगे तो वो ग्रेजुएशन मांगेगा, पुलिस की बात करेंगे, कांस्टेबल की बात करेंगे तो 12th मांगेगा। तो वो हर स्टेट में, चाहे यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, हर जगह पे अपने स्टेट की वैकेंसीज तो निकलती रहती है, लेकिन मेरा मानना है कि स्टेट की वैकेंसी में भीड़ भी बहुत होती है, एंड सेकेंडली उसमें कई बार ऐसा होता है कुछ कानून प्रक्रिया में फंस के भी एग्जाम्स रह जाते हैं। तो एसएससी जरूर देना चाहिए, क्योंकि हर साल वो सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे 15,000 प्लस वैकेंसी लाती है, फिर 12th लेवल पे लाती है, फिर उसके 10th लेवल पे लाती है, फिर फेज 13 आया पिछले साल, इस बार फेज 14 आया, जितनी बाकी वैकेंसीज हो वो फेज 13 फेज 14 में फिल कर लेते हैं। वो 10th का लेवल का भी निकालते हैं, 12th का भी निकालते हैं, ग्रेजुएशन का भी निकालते हैं। तो मेरा मानना है कि एक ही सिलेबस है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस,
कुछ एग्जाम में इंग्लिश के बदले में हिंदी है। 10th के लेवल से लेकर 10th ग्रेजुएशन के लेवल लेवल का ही सब कुछ है। गवर्नमेंट एसएससी गवर्नमेंट जो एग्जाम है उनका लेवल लगभग सेम है। यस, सिलेबस सेम है, लेवल सेम है। तो आज मुझे लगता है हम लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया। ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के पहले, प्राइवेट जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में, सारा कुछ हमने एक स्टूडेंट की पूरी करियर जर्नी डिस्कस की कि 10th के बाद अपने करियर को कहाँ कहाँ आप बड़ा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, टर्न ले सकते हैं अगर आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है तो, और अपनी लाइफ को कहाँ, करियर को कहाँ आगे। तो जनरली क्या होता है ना, बच्चे 10th के बाद 11th में तुरंत चले जाते हैं, फिर 12th में चले जाते हैं। 12th के बाद पेरेंट्स घबराते हैं कि अब क्या करें। तो 12th के बाद क्या, ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो मैं मानती हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बच्चों को गाइड किया करियर में, एंड थैंक यू सो मच।